गुड मॉर्निंग बच्चों और मेरे अभिभावक को सुप्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्रिय शिष्यों, आपके सामने जो ये चित्र चल रहे हैं, इनमें हिंदी के बहुत महान साहित्यकार हैं। कोई आलोचक हैं, कोई प्रकृति के प्रेमी हैं, कोई प्रेम के प्रेमी हैं, कोई ईश्वर के प्रेमी हैं। तो उनके चेहरों के साथ उनके नाम दिए जा रहे हैं। आप इन्हें याद रखें। एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपकी पाठ्य पुस्तकों में इनकी रचनाएं पढ़ने को मिलेगी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। और बोर्ड परीक्षा तक में इनके नाम और इनके काम और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, किस धारा के कवि हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें भी सम्मान के साथ याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों और मेरे अभिभावक को सुप्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चों, निकालिए क्लास 5 ग्रामर, है ना। क्लास 5 ग्रामर हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, कारक पढ़ रहे थे, ठीक है। और कारक पढ़े, कारक के भेद पढ़े और आर भेद में कर्ता कारक और कर्म कारक तक पहुंचे थे। ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं और 2 या 3 बार बोलूंगा। अगर हो तो आप लिख लीजिएगा और मैं इसे स्क्रीन पर भी चला दूंगा, चल रहा है, आप उसे नोट कर लीजिएगा रिप्ले करके। तो कर्म कारक तक हम लोग देखे थे, तो हम लोग वहीं से थोड़ा शुरू करते हैं। कर्म का अर्थ है व्याकरण में क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है। और इसका पता लगाने का तरीका यह है कि क्रिया के ठीक पहले आप लगाएं क्या, तो जो उत्तर आएगा वह कर्म कहलाएगा। और ऐसे संबंध को बताने वाले को कर्म कारक कहते हैं। वहां कर्म कारक होता है। क्या और किसको लगा करके पूछ लीजिए, जो आया वह कर्म कारक कहलाएगा। और चूंकि हम लोग पिछले क्लास से पढ़े थे कि कर्म और संप्रदान में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इन दोनों कारकों को साथ पढ़ेंगे। तो कर्म कारक को अच्छी तरह पढ़ लिए। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, आप लिख लीजिए कि अगर को, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, अगर को के बाद, अगर को के बाद संज्ञा हो, देखना, अगर को चिन्ह के बाद संज्ञा हो तो को के पहले वाला संप्रदान होगा। यदि को चिन्ह या को विभक्ति या को परसर्ग के बाद संज्ञा हो तो को के पहले वाला जो पद है वहां संप्रदान होगा और को के बाद वाला कर्म होगा। को है तो अगर यहां जो है संज्ञा है तो यह हो जाएगा कर्म और इधर वाला होगा संप्रदान।
स्क्रीन पर देख लो, बता रहे हैं। और अगर को के बाद क्रिया हो, को के बाद क्रिया हो तो पहले वाला कर्म हो जाएगा, स्थान बदल जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले वाक्य में आप को चिन्ह को देखिए, को के बाद क्या है इसको देखिए। अगर को के बाद क्रिया है तो को के पहले वाला कर्म कारक होगा। को के बाद अगर क्रिया है तो उसके पहले वाला कर्म होगा। और अगर को के बाद कोई संज्ञा है तो उसके पहले वाला संप्रदान होगा और बाद वाला कर्म होगा। को हो तब, और अगर के लिए है तो सीधा संप्रदान होगा, क्योंकि के लिए में तो कोई दिक्कत नहीं, कर्म का चिन्ह है को, संप्रदान के लिए, को के लिए। तो अगर लिए जुड़ा हुआ है, को लिए, के लिए, तो सीधा संप्रदान होगा, उसके पहले वाला संप्रदान होगा। लेकिन अगर को है तो कर्म का भी को है, संप्रदान का भी को है, तो भ्रम हो पड़ेगा। तो को अगर है तो आपको एक ही चीज देखना है कि को के बाद क्या है। अगर को के बाद क्रिया है तो पहले वाला कर्म हो जाएगा, और अगर को के बाद संज्ञा है तो पहले वाला संप्रदान हो जाएगा और बाद वाला कर्म होगा। बस यही। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक समझ गए। संप्रदान में, अब संप्रदान का उदाहरण देखो, माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई, तो बेटी के लिए, तो के लिए स्पष्ट है कि संप्रदान का चिन्ह है, क्योंकि संप्रदान में किसी के लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान की परिभाषा क्या होती है? जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो जिसके लिए किया जाता है वहां संप्रदान कारक। तो यहां मां बेटी के लिए कंप्यूटर लाई, तो क्या लाई? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हो जाएगा कर्म। किसके लिए लाई? तो बेटी के लिए, तो बेटी के लिए हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के लिए साफ है। दूसरा उदाहरण देखो, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, तो बोलिए को तो कर्म का भी होता है। तो इसके पहले हमने आपको बताया कि को के बाद आप देखिए कि क्या है। तो को के बाद दवा यानी संज्ञा है, तो इसके पहले वाला संप्रदान हो गया, यानी रोगी को संप्रदान हो गया। और ये दवा क्या है? ये दवा कर्म हो जाएगा। ठीक है, को के बाद आपको देखना है कि क्या है। को के बाद अगर संज्ञा है तो वह तो हो जाएगा कर्म, और उसके पहले वाला हो जाएगा संप्रदान। को के पहले रोगी को, ये संप्रदान है। बहुत ईजी है, इसको 2-3 बार वीडियो चला के देख लें। तो कर्म और संप्रदान हम लोग एक साथ पढ़े, इसलिए कि दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको समझ लें। अब आते हैं कारण और अपादान, यानी 3 नंबर और 5 नंबर, इसको साथ पढ़ेंगे। साथ पढ़ने में होगा क्या, जब कंपेयर करेंगे ना, तुलना करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आराम से समझ में आ जाएगा। तो कर्ण देखिए, कर्ण मतलब अर्जुन कर्ण मत समझना, कर्ण कारक। यहां दो, जिस साधन से, साधन मतलब कैरियर, रिक्शे से, गाड़ी से, पैर से, साइकिल से, ट्रेन से, तो जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से, किसके हेल्प से? मेरी सहायता से, तुम्हारी सहायता से, उनकी सहायता से कार्य पूरा होता है, यानी कार्य कंप्लीट होता है, वर्क कंप्लीट होता है, तो उसे करण कारक कहते हैं।
किसकी सहायता से कुछ होता है, जिसकी सहायता से कुछ होता है, जिसके द्वारा कुछ होता है, मीडियम, तो वहां जो होता है करण कारक होता है। जैसे देखो, वंश कार से स्कूल जाता है, तो स्कूल किससे गया? कार से। तो कार से, कार क्या है? मीडियम है, साधन है, कैरियर है। तो उसके पहले वाला जो है वह क्या होगा? वहां करण कारक होगा। फिर देखो, काव्या पेंसिल से लिख रही है, किससे लिख रही है? पेंसिल से। तो यहां भी से जो है यह किसका होगा? करण कारक होगा। यानी करण कारक का जो से है वह साधन के रूप में उपयोग बताता है कि यह साधन है। किससे? कलम से, पेंसिल से, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, कार से, ये से। और अब आइए अपादान में। अपादान का जो से होता है वह डिस्टेंस पैदा करता है, मैंने बीच में से आ गया, दोनों को अलग कर दिया। अपादान वाला जो से होता है वह दो पदों को अलग करता है। करण वाला से अलग नहीं करता है, वह तो उल्टा साथ देता है। जैसे वंश कार से स्कूल जाता है, तो ऐसा थोड़ी कार है पीछे अब वंश है आगे। कार और वंश दोनों साथ साथ हैं। काव्या पेंसिल से लिख रही है, तो उसका लिखना और पेंसिल साथ साथ हो रहा है। यहां अलगाव का प्रश्न नहीं होता, यहां अलगाव वाली बात नहीं होती। लेकिन अपादान में अलगाव वाली बात है, तो से आता है तो बीच में दो को अलग कर देता है। से यहां अलगाववादी का काम करता है। कैसे? देखो, छत से पानी टपका, छत पानी टपका, छत यही है, अब पानी नीचे आ गया, बीच में कौन है? से। छत से पानी टपका, तो यहां से क्या करता है? अलग करता है। छत से पानी को अलग कर दिया, तो अलग करने वाली बात जहां की वहां होगा अपादान। दूसरा उदाहरण देखो, गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय पर्वत यहां है और गंगा बह करके निकली। अब लोगों ने सर पानी का कांटेक्ट है नहीं, पानी का कांटेक्ट तो है, वैसे तो सब कुछ एक दूसरे से सटा हुआ, हम लोग भी धरती सटे हुए हैं। वृक्ष से जो पत्ता गिरा तो अभी धरती से सटा हुआ है, वृक्ष भी धरती सटा हुआ है, तो कांटेक्ट नहीं। जो ऑब्जेक्ट है, जो पद है, उसको देखो। तो हिमालय यहां और वहां से गंगा निकली, तो गंगा जितनी दूर जाएगी डिस्टेंस बढ़ेगा ना। तो यह हो गया अपादान का उदाहरण। तो सीधी सी बात है, कारण में दूरी नहीं बल्कि साधन होता है, उसके द्वारा काम संपन्न होता है। और अपादान का मतलब हुआ कि यहां दो पदों में दूरियां बताई जाती। वृक्ष से पत्ता गिरा, गंगा हिमालय से निकली, हिमालय गंगा दूर, छत से छत यहां पानी टपका, दूरी। तो इस तरह से करण और अपादान, अकर्म, असंप्रदान, दोनों को साथ साथ थोड़ा पढ़ना, बुक में उदाहरण को देखना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज कारक के मामले में आज इतना ही रखो, क्योंकि थोड़ा समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। और आज हम लोग बस यहां करण संप्रदान तक यहां रखते हैं, और इसके बाद फिर जब ये सब याद कर लोगे अच्छे से, तो हम लोग अगला हिस्सा 3 बचा हुआ है, 4 और 2 6 तो पढ़ लिए ना। कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण और अपादान, ये पढ़ लिए। 2 2 4 1 5, हाँ 5 पढ़ लिए। अब बचा 3, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये अगली कक्षा में हम लोग पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए कि थोड़ा सा टफ है कर्म और संप्रदान में, तो वीडियो चला के बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक पढ़ो, समझो, फिर अगली कक्षा में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।